हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये राष्ट्रीय संस्करण है। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो राष्ट्रीय संस्करण ही प्रेफर करें। राष्ट्रीय संस्करण में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, राज्यों की बहुत कम न्यूज़ होती है या फिर वो न्यूज़ होती हैं जो इम्पॉर्टेंट हो। तो सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर कि 2000 के नोट को वापस लेने के फैसले से विकास को गति मिलेगी। अब ये जो विकास को गति मिलेगी, ये स्टेटमेंट दिया है एसबीआई ने। एसबीआई ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है और उन्होंने बोला है कि जो ये 2000 के नोट बंद किए गए हैं उससे क्या होगा कि बैंकों के पास नकदी ज़्यादा आएगी, या फिर जिनके पास ज़्यादा 2000 के नोट हैं वो ये करेंगे कि जब नोट बंद ही होने वाले हैं तो वो अपना लोन क्लियर करेंगे। तो इससे भी क्या होगा कि बैंकों के पास नकदी का प्रवाह ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे सकेंगे। तो ये एक यहाँ पर एसबीआई की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उन्होंने बताया है कि 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट प्रचलन में थे 31 मार्च 2023 तक, जिसमें कि 54,000 करोड़ रुपए के नोट के बदले बैंकों से लोग छोटे नोट ले लेंगे। 3.08 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकों में जमा कर दिए जाने का अनुमान लगा दिया गया है, यानी कि हो गया है और ये अभी जारी भी है। वैसे आपको पता होगा कि 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट रखी गई है जब आप 2000 के नोट को बैंकों में अपने अकाउंट में या तो जमा कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसमें 1.23 लाख करोड़ रुपए का करंट अकाउंट में जमा किए जा चुके हैं। 2000 के नोट 92,000 करोड़ रुपए की बाकी राशि बचत खाते में जाएगी। 92,000 करोड़ रुपए का प्रयोग लोन चुकाने में हो सकता है और 55,000 करोड़ रुपए बचत खाते से निकाल लिए जाएंगे जो मांग बढ़ाएंगे। इसमें रियल एस्टेट्स, जेम्स व ज्वेलरी और जो कंज्यूमर डायरेक्ट्स की खपत में भी वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगे इसमें ये बताया गया है कि अगर इसी तरीके से छोटे नोटों को चलाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि लोग ऑनलाइन पेमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि इससे पहले जो नोटबंदी की गई थी वो 2016 में, नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई थी, जब 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था और उसके स्थान पर नए 500, 200 और 2000 के नोट को चलाया गया था। फिर से 2000 नोट बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना मारा गया। ये जो आप पिक देख रहे हैं, सरगना हरदीप सिंह निज्जर, ये खालिस्तान समर्थक थे और ये खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि केटीएफ के हेड भी थे। और ब्रिटेन में यानी कि कनाडा में ये गुरुद्वारे को संचालित करते थे, गुरुद्वारे के प्रमुख थे ये। और उसी गुरुद्वारे के बाहर 4 लोगों ने इन्हें गोलियों से भून दिया है। अब जो एक आरोप इन पर ये लगाया जा रहा था कि जो गुरुद्वारे की धनराशि थी, गुरुद्वारे में जो चंदा आता था या फिर जो धनराशि एकत्र की जाती थी, उसका प्रयोग ये पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करते थे। अब ये खालिस्तानी समर्थक कौन होते हैं? देखिए, जो पंजाब राज्य है हमारा, उसको राजस्थान का कुछ हिस्सा और जो पाकिस्तान का पंजाब है उसको ये खालिस्तान मानते हैं और उसको अपने लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखते हैं। जब ब्रिटेन से हमारा देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, तो इन्होंने भी खालिस्तान की मांग करी थी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई थी और उसके बाद ये दब के रह गए थे, यानी कि इनका आंदोलन शांत हो गया था। लेकिन फिर 29 अप्रैल 1986 में एक आज़ादी की इन्होंने अपनी घोषणा कर दी थी कि मतलब हम आज़ाद हैं और हमारा देश हम अलग है, यानी खालिस्तान अलग देश है। अब ये जो हरदीप सिंह मारे गए हैं, इनके लिए इंटरपोल ने भी जारी किया था वारंट और भारत के ये मोस्ट वांटेडों की लिस्ट में हैं। इनके लिए 10 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है, लेकिन ये पकड़ से बाहर थे। जब इनकी बॉडी को कनाडा पुलिस लेने के लिए आई तो वहाँ पर खालिस्तान समर्थकों ने खालिस्तान के लिए नारे लगाए और भारत मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा में विमान इंजन व ड्रोन सौदे को मिल सकता है अंतिम रूप। देखिए, वॉशिंगटन में जब 22 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली शिखर वार्ता का
शुभारंभ होगा तो उसका बड़ा उद्देश्य रक्षा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य का स्पष्ट रोड मैप बनाना होगा। इसके तहत जो रक्षा क्षेत्र है उससे जुड़े उपकरणों और हथियारों को मिलकर बनाने के लिए अमेरिकी कंपनियों से अत्याधुनिक रक्षा तकनीक भारत को हस्तांतरित करने का एजेंडा भी सेट हो सकता है। दूरसंचार, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर जैसी नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए कई ऐसे समझौते किए जा सकते हैं। इसमें जीई के साथ भारत में युद्ध विमानों के इंजन निर्माण और ड्रोन से जुड़े निर्माण के लिए भी समझौता किया जा सकता है। जो हमारे विदेश सचिव हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने बताया कि रक्षा उत्पादन का औद्योगिक रोड मैप प्रधानमंत्री की भावी यात्रा का प्रमुख नतीजा हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि राह के प्रमुख बनाए गए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा। देखिए ये है रवि सिन्हा और इन्हें रॉ का प्रमुख बनाया गया है और ये 30 जून को पदभार संभाल लेंगे। जो सिन्हा हैं वो 1988 बैच के छत्तीसगढ़ बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल में वो कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं और इन्हें पाकिस्तान मामलों का जानकार भी माना जाता है। जो रवि सिन्हा हैं वो सोमवार को खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। 59 वर्षीय सिन्हा जो वर्तमान में रॉ प्रमुख हैं सामंत गोयल उनकी जगह लेंगे। ये सामंत गोयल वही हैं जब पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था तो वो उसके प्रमुख भी थे और उसके बाद उन्हें जून 2019 में रॉ का प्रमुख बनाया गया था। वो 30 को रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह अब रवि सिन्हा स्थान ले लेंगे। रॉ के बारे में जान लीजिए कि रॉ का निर्माण यानी कि रॉ की स्थापना क्यों की गई थी। रॉ की जो स्थापना की गई थी वो पड़ोसी देशों पर निगरानी के लिए की गई थी कि वो कहीं भारत विरोधी गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई थी। रामेश्वर नाथ काओ के देखरेख में या मार्गदर्शन में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पुरस्कार सहर्ष स्वीकार और 1 करोड़ नहीं लेगा गीता प्रेस। देखिए जो गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है उनका शताब्दी वर्ष भी चल रहा है तो उनके जो ट्रस्टी हैं, प्रबंध निदेशक हैं लालमणि तिवारी और जो गीता प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं देवी दयाल अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि जो अध्यक्ष थे जिन्होंने स्थापना की थी, संस्थापक थे सेठ जी जयदयाल गोयनका, उन्होंने स्थापना के समय ही नियम बना दिया था कि गीता प्रेस ना तो कोई अनुदान लेगा, ना कोई चंदा लेगा या फिर ना कोई पुरस्कार की धनराशि लेगा। तो उसी नियम को जारी रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि जो 1 करोड़ की राशि है गांधी शांति पुरस्कार की वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें प्रशस्ति पत्र और जो मेडल मिलेगा वो हम पुरस्कार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इस माह के अंत तक पूरे देश में छा जाएगा मानसून। देखिए जो पश्चिमी चक्रवात के धीरे धीरे क्षीण पड़ने के साथ ही पूर्व यानी बंगाल की खाड़ी में मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। हिट वेव जिसे हम लू बोलते हैं से बेदम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को 1-2 दिन में राहत मिल सकती है। राजस्थान के कोटा एवं मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया है कि अरब सागर के चक्रवात से गुजरात एवं राजस्थान में अभी तबाही की वर्षा जरूर हो रही है, किंतु यह जो है वो अल नीनो के असर को भी हल्का कर रही है। अभी विपर्जॉय जो आया था उसकी वजह से भी जो मानसून है वो थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि जून के लास्ट तक और जुलाई के स्टार्टिंग तक पूरे देश में मानसून आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि गंदे पानी की समस्या का स्थायी हल निकालें अधिकारी। मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिया है दिल्ली के जल बोर्ड को, जिसके अध्यक्ष भी हैं सोमनाथ भारती, कि एक ठोस योजना बनाकर किस तरीके से कार्य किया जाना है उसका चुनाव करें। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जिन चुनिंदा जगहों पर गंदे पानी की आपूर्ति की समस्या है उसका जल्द स्थायी समाधान किया जाएगा और लोगों को बिल्कुल साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सोमवार को सीएम ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में जल मंत्री सौरभ भारद्वाज, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नेक्स्ट न्यूज है कि दिल्ली का पहला हिट एक्शन प्लान तैयार, जल्द
होगा लागू। हिट एक्शन प्लान मतलब लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, क्या उसके लिए उपचार किए जा सकते हैं, क्या प्रबंधन किया जा सकता है, ऐसी एक योजना तैयार की गई है और इस योजना को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। हालांकि अभी उसको मंजूरी नहीं मिली है। HAP यानी कि हिट एक्शन प्लान, इसको लेकर कई प्रयास पहले से दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लगाए जा रहे थे, जिसमें काफ़ी प्रयास भी हो रहे थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद इस पर थोड़ा सा विराम सा लग गया था, लेकिन अब इसको फिर से तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। अगर वो उसे मंजूरी दे देती है तो HAP यानी कि हिट एक्शन प्लान दिल्ली में यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम उसे ही कवर करेंगे, बाकी को ड्रॉप करते हुए चलेंगे। कोर्ट में जमा जुर्माना राशि से लगाए जाएंगे 10,000 पेड़, और ये स्टेटमेंट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने बोला है कि जो वादियों से न्यायालय में जमा कराए गए हैं जुर्माने के रूप में 70 लाख रुपए, उसके माध्यम से दिल्ली में 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे। और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने यह निर्णय दिया है। इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। ऐसे पेड़ों का चयन किया जाएगा जो नर्सरी में कम से कम 3 साल से हैं और जिनकी हाइट जो है वो 10 फुट हो या फिर उससे ज़्यादा हो। ऐसे पेड़ों को लगाया जाएगा जिससे कि इनकी लाइफ अच्छी होगी और ये स्टेबल रहेंगे, जल्दी ये पनप जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। अगर 10,000 पेड़ भी लगाए जाते हैं, देखिए 10,000 पेड़ हमेशा जीवित नहीं रहेंगे, कुछ तो उसमें से पौधे खराब भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर 8 से 6,000 पौधे भी बच गए तो वो दिल्ली की पर्यावरण को बहुत अधिक सुधार देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत अमेरिका संबंधों में मोदी की यात्रा अहम पड़ाव है, अमेरिकी सांसद। अब जो आज शाम से मोदी जी की यात्रा शुरू होगी अमेरिका के लिए, वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसको लेकर दोनों देशों में उत्साह है। अमेरिकी संसद बार बार वीडियो जारी करके या फिर ट्वीट करके उत्साहित दिख रहे हैं और जो संबोधन होगा दूसरी बार अमेरिका में, अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ये सब न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है उसको लेकर अमेरिकी संसद बेहद उत्साहित है। वीडियो जारी करने वालों में कई नाम भी दिए गए हैं, बॉब मेडीज, बडी कॉर्टर जैसे कई नाम दिए गए हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस समय ये बनी हुई है कि बहुत से ऐसे समझौते होने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर देखिए GE F414 इंजन समझौते को अहमियत दी जा रही है। अब ये अहमियत क्यों दी जा रही है ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत कम देशों के पास है जेट इंजन बनाने की तकनीक। भारत में न सिर्फ इंजन बल्कि उसके कल पुर्जे भी बनेंगे। कई हजार घंटों की उड़ान के बाद करनी होगी ओवरहॉलिंग। रूसी इंजनों को कुछ 100 घंटों बाद करना पड़ता है ओवरहॉल। उसके बाद इंजन हल्के, ज़्यादा शक्तिशाली व कम ईंधन की खपत वाले हैं। इन्हें भविष्य के लिहाज से अपग्रेड किया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो समझौता है, सबसे इम्पॉर्टेंट समझौता माना जा रहा है। उसके बाद है कि अल-सीसी ने गठित की इंडिया यूनिट, मोदी करेंगे मुलाकात। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा संपन्न करके 24 जून को मिस्र पहुंचेंगे। यह 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली मिस्र यात्रा होगी, जबकि पिछले 7 वर्षों में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल-सीसी 3 बार भारत यात्रा पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा कई मायने में अहम होगी और इस बात का सबूत होगी कि दोनों देशों के ने बदलते वैश्विक परिवेश में एक दूसरे की अहमियत को पहचान लिया है। अब अल-सीसी द्वारा भारत के साथ रिश्तों को बढ़ाने के लिए इंडिया यूनिट भी गठित किया गया है। अल-सीसी ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर राजकीय अतिथि थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है सड़क निर्माण की तेज हुई रफ्तार, लक्ष्य पूरा करने की तैयारी। देखिए पिछले साल सड़क निर्माण के में लक्ष्य से पिछड़ने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष में पहले से चल रही परियोजनाओं और नए प्रोजेक्टों को समय से पूरा करने के लिए काम की रफ्तार बढ़ा दी है। इस चुनावी साल में सड़क परियोजनाओं पर कोई असर न पड़ने के लिए NHAI को रिकॉर्ड रफ्तार से काम करने के लिए कहा गया है।
पिछली बार मंत्रालय ने 12,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन केवल 10,993 किलोमीटर सड़क ही बन सकी थी। अधिकारियों के अनुसार इस बार सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक अन्य बैठक में एक दिन में 60 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। नेक्स्ट है, वियतनाम को उपहार में युद्धपोत कृपाण देगा भारत। देखिए, भारत वियतनाम को उपहार स्वरूप मिसाइल से लैस युद्धपोत आईएनएस कृपाण देगा। यह घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत दौरे पर आए वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वॉन जियांग से बातचीत के बाद कही है। आईएनएस कृपाण भारत का स्वदेश में निर्मित युद्धपोत है, जिसके ज्यादातर उपकरण भारत में बने हुए हैं। इस युद्धपोत के मिलने से वियतनाम की नौसेना की क्षमता बढ़ेगी और भारत के साथ उसके संबंध भी मजबूत होंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों ने सहयोग के क्षेत्र को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा भी की है और भारत और वियतनाम चीन की विस्तारवादी नीति से कठिनाई महसूस कर रहे हैं। 1979 में चीन ने वियतनाम पर आक्रमण भी किया था। उस समय भी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है। भारत और वियतनाम के मध्य रणनीतिक सहयोग का समझौता 2007 में वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुएन तांग डुंग की यात्रा के समय हुआ था। वियतनाम जो भारत का पड़ोसी देश मतलब एशिया का देश है। और वियतनाम के बारे में जान लीजिए कि इसकी जो कैपिटल है वो है हनोई और इसकी जो मुद्रा है वो है वियतनामी डोंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो वांग थुंग। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि CUTE से बाहर वाले विश्वविद्यालय भी दाखिले में दिखाएं तेजी। केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लड़खड़ाए शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने में जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को भी दाखिले की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही में इसे हर हाल में जुलाई के अंत तक पूरा करने के लिए कहा है। इसके साथ ही CUET में शामिल सभी विश्वविद्यालयों को भी दाखिले से जुड़ी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में धांधली रोके राज्य। कई राज्यों में इसकी तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई है। 30 जून के बाद अगर आपने अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर में HSRP नहीं लगवाई है यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है। इसमें धांधली भी सामने आ रही है। इसे रोकने के लिए कई कार्रवाई की बात की गई है। कुछ डीलर हैं ऐसे जो इसमें धांधली कर रहे हैं, तो आप इस धांधली में ना पड़िए और चालान अगर आपने नहीं चेंज किया है नंबर प्लेट तो चेंज करा लीजिए, वरना आपका भी चालान कट सकता है। LAC पर चीन से चल रहे सैन्य गतिरोध पर सरकार जारी करे श्वेत पत्र। ये कांग्रेस ने बोला है। ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से और बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सबसे पहले तो आप जानिए थर्ड पार्टी होता क्या है। देखिए, पहली पार्टी होती है जो ऑनर होते हैं बाइक या कार के। सेकंड पार्टी होती है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है और थर्ड पार्टी होती है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मतलब जिसका एक्सीडेंट हो जाता है वो थर्ड पार्टी होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो बीमा कंपनी है वो उसे भुगतान करेगी, उससे आपका कोई लेन देन नहीं होगा। यही होता है थर्ड पार्टी और इसे हम लायबिलिटी कवर के भी नाम से जानते हैं। और 1 सितंबर 2018 से 5 साल के लिए नियम लागू किया गया था कि बाइक के लिए 5 साल और कार के लिए 3 साल का थर्ड पार्टी रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा। तो अब केंद्र ने क्या किया है कि मालिकों जो वाहन मालिक हैं उनको राहत दी है और इसके प्रीमियम को नहीं बढ़ाया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 1000 सीसी तक जो है निजी कार उसके लिए 2094 रुपये, 1000 से 1500 सीसी तक 3000। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें इधर कार का है और ये बाइक का है और ये मालवाहक वाहन का है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो 2023-24 के लिए भी थर्ड पार्टी प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तिपहिया या ऑटो रिक्शा या ई चालक को राहत देने के लिए इनमें थर्ड
पार्टी बीमा जो बीमा प्रीमियम है उसमें कमी भी की गई है। मंत्रालय ने क्या किया है कि ऑटो रिक्शा के प्रीमियम को 2539 से 2371 कर दिया है और थर्ड पार्टी जो ई रिक्शा के लिए 1648 से 1539 कर दिया है। तो ये कुछ न्यूज़ थी। उसके बाद आते हैं कि पिछले महीने में बंद होने वाले SIP खाते 7.4% बढ़े हैं। हालांकि अब इसमें बात यह आ रही है कि जो खाते बंद तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि खाते बंद होने के 2 कारण हैं। पहला कारण है या तो उनकी परिपक्वता अवधि पूरी हो गई है, या फिर जो दूसरा कारण है कि आप इसे ऑनलाइन ही बंद कर सकते हैं, तो इसलिए भी लोगों को काफ़ी सुविधा होती है, ओपन करते हैं और जब प्रॉफिट नहीं मिलता है तो उसे बंद कर देते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि पिछले महीने यानी कि मई में 7.4% बंद हुए हैं खाते, लेकिन और जो नए अकाउंट खुले हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है, उसका जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है। तो ये एक राहत की बात है। अब इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि जो 7.4% खाते बंद हुए हैं, जिनकी संख्या जो है वो 14.19 लाख है रुपए के मामले में। और वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में 1.43 करोड़ SIP बंद किए गए या परिपक्व हो गए थे। यह संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 1.11 करोड़ रुपए बताई गई थी। अब ये SIP क्या होता है? देखिए, SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप RD करते हैं बैंकों में, मंथली डिडक्शन होता रहता है आपके अकाउंट से और आपको ब्याज मिलता है, वैसे ही SIP होती है। आप मंथली पैसे जमा करके, जैसे मिनिमम 500 रुपये की आप SIP ले सकते हैं और इसमें कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से आपको लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में लेते हैं RD या बैंक में ओपन कराते हैं तो आपको 4.5 या 5% का ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता है। इसमें कभी आपको 8% का ब्याज मिल जाता है, कभी 4 का, कभी 2 का, कभी आप लॉस में भी चले जाते हैं। तो ये कंपनी के प्रॉफिट पर निर्भर होता है। अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड की भारत में शुरुआत कब हुई, देखिए भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1964 में हुई थी, जब भारत सरकार द्वारा UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी। और SIP की शुरुआत कब हुई थी? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड द्वारा 1993 में भारत में SIP की शुरुआत की गई थी। बहुत से लोग जो शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे वो SIP के बारे में भी जानते होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ब्रिटेन की शुल्क लाभ योजना वापसी से प्रभावित होकर निर्यात। ब्रिटेन के शुल्क लाभ योजना यानी कि GSP को वापस लेने के फैसले से चमड़ा और कपड़ा जैसे कुछ श्रम आधारित क्षेत्रों के भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन 19 जून यानी कि सोमवार से सामान्यीकृत तरजीही योजना की जगह विकासशील देशों के लिए एक नई व्यापार योजना यानी कि DCTS को लागू कर रहा है। इस कारण कपड़ा, चमड़े के सामान, कालीन, लोहा और इस्पात के सामान तथा केमिकल सहित कुछ श्रम आधारित क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। और ये सारी बातें ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो ये GSP वापस लिया जा रहा है, ये GSP क्या है? GSP मतलब जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी इसमें विकासशील देश जो होते हैं उनके लिए GSP लागू किया जाता है, यानी कि टैक्स में कुछ छूट दी जाती है वस्तु का। जब जैसे ब्रिटेन GSP हटा रहा है, तो यार जब GSP लागू थी तो जब भारत कोई चीज़ निर्यात करता था यानी कि ब्रिटेन किसी देश से, विकासशील देश से आयात करता था, तो उसको टैक्स में रियायत दी जाती थी। यह एक तरीके का टैरिफ का कार्य करता था और इस तरह का टैरिफ का कार्य करने से वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर अपने मार्केट में वो सस्ते में ही बेचता था। लेकिन अब जब GSP ख़त्म कर दिया जाएगा यानी कि जब टैरिफ ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भारत को भी महंगा देना पड़ेगा ये सामान। और इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा टैरिफ देता है भारत को और भारत अभी तक $2.5 अरब का निर्यात ब्रिटेन में GSP के माध्यम से करता था और लाभ का हकदार था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोल इंडिया में हिस्सेदारी बेचकर सरकार जुटाएगी 20,000 करोड़ रुपए। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, उसमें सरकार ने क्या किया है कि 0.15% हिस्सेदारी यानी कि 92.44 लाख शेयर अपने कर्मचारियों को 226 रुपये 10 पैसे में बेचने का निर्णय लिया है और 21 जून से 23 जून तक इसकी खुली
निविदा रहेगी और इससे 20,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो कोल इंडिया है वो भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन करने वाली कंपनी है। इसमें भारत सरकार का 100% हिस्सा है, यानी कि ये भारत सरकार के 100% अधीन है। इसकी स्थापना नवंबर 1975 में 1975 में की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, नाबार्ड को श्री अन्न एवं ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। ये श्री अन्न और ऑर्गेनिक उत्पाद क्या है? ऑर्गेनिक उत्पाद मतलब जिसमें खाद जो है वो गाय की गोबर या फिर जो हर पत्तियों से खाद बनाई जाती है उसका यूज किया जाता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल काफ़ी बढ़ावे पर है क्योंकि इसमें केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। श्री अन्न योजना क्या है? श्री अन्न मतलब मोटे अनाज को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बोला गया है नाबार्ड से कि आप इसको बढ़ावा दें, इसके लिए नए कदम उठाएं, जो भी फंड की जरूरत होगी भारत सरकार इसको जारी करेगा। नाबार्ड के बारे में जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इंदिरा गांधी ने इसे 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से कि अमेरिका चीन के बीच तनाव कम करने पर सहमत हुए ब्लिंकन और चिनफिंग। देखिए, दोनों देशों के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसके लिए बीजिंग में सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इस दौरान दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत भी हुए। इसमें तनाव और प्रतिस्पर्धा कम करना शामिल है। हालांकि चीन के दोनों सेनाओं के बीच बातचीत शुरू करने की अपील को खारिज कर दिया गया है। साथ ही ताइवान जैसे मुद्दे पर कोई भी ऐसा कदम उठाने से बचने की सलाह दी गई है जो चीन के अधिकार और हित को प्रभावित करता हो। शी ने कहा कि चीन अमेरिका के हितों का सम्मान करता है और अमेरिका को चुनौती नहीं देगा या उसकी जगह नहीं लेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारतीय पनडुब्बी वागीर व पाकिस्तानी युद्धपोत एक ही वक्त श्रीलंका में मौजूद। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी वागीर सोमवार को 4 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो बंदरगाह पहुंच गई। स्वदेशी कलवरी श्रेणी की यह पनडुब्बी ग्लोबल ओशन रिंग थीम के तहत कोलंबो में आयोजित 9वें योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होगी। खास बात यह है कि पाकिस्तानी युद्धपोत टीपू सुल्तान पहले से ही कोलंबो में मौजूद है। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि पनडुब्बी के कमांडर दिवाकर एस व पश्चिमी नौसेना के रियर एडमिरल सुरेश डी सिल्वा भेंट करेंगे। इसके बाद यह यात्री व स्कूली बच्चों के लिए खुला रहेगा। भारतीय उच्चायोग और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के समन्वय से कोलंबो बंदरगाह पर 21 जून को योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम होगा। तो ये आज का यानी कि 20 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।